हर क्राइम स्टोरी की शुरुआत किसी क्राइम से नहीं होती, बल्कि यह एक बिल्कुल सामान्य जिंदगी से होती है। और बेंगलुरु की इस परिवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे लोग भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, एक ऐसा शहर जहां हर रोज लाखों लोग अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते हैं। इसी शहर के आर पुरम के सीगे हल्ली इलाके में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस घर में कुल 4 लोग रहते थे। परिवार के मुखिया थे सोमा सुंदर, उनकी पत्नी मुथु लक्ष्मी और उनकी 2 बेटियां, बड़ी बेटी श्वेता और छोटी बेटी सुप्रिया। बाहर से देखने में यह परिवार बिल्कुल आम और मिडिल क्लास परिवार लगता था। सुबह सब अपने-अपने काम के लिए निकल जाते थे, शाम को वापस घर आते थे और जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती थी। श्वेता पढ़ाई में अच्छी थी। इंजीनियरिंग पूरे करने के बाद उसने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली थी। परिवार को उससे काफ़ी उम्मीदें थीं। माँ-बाप को लगता था कि उनकी बड़ी बेटी अब अपने करियर में सेटल हो रही है धीरे-धीरे, और सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा इसके साथ। वहीं घर की सबसे छोटी सदस्य सुप्रिया अभी भी कॉलेज में पढ़ रही थी। उसके अपने अलग सपने थे, उसकी दुनिया अलग थी। माँ-बाप के लिए दोनों ही बेटियां उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अगर उस समय किसी ने इस परिवार को देखा होता, तो शायद एक पल के लिए भी यह नहीं सोचता कि कुछ ही समय बाद इसी घर का नाम पूरे देश में क्राइम केस के लिए लिया जाएगा, जिसे सुनकर लोगों का यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, जहाँ से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। इस परिवार की कहानी में भी वह मोड़ तब आया, जब श्वेता की जिंदगी में एक नए शख्स ने एंट्री ली। उसका नाम था केनेथ, और शायद उस समय किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात आगे चलकर एक ऐसे अंजाम तक पहुंचने वाली है, जहां एक पूरा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आखिर श्वेता और केनेथ की मुलाकात कैसे हुई? दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि बात प्यार से शुरू होकर इतनी दूर तक पहुंच गई? और पुलिस के मुताबिक आखिर वह कौन-कौन सी वजह थी जिसने इस केस को बेंगलुरु के सबसे चर्चित ट्रिपल मर्डर केसों में से एक में शामिल कर दिया? चलिए शुरुआत से समझते हैं। जिंदगी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही थी। श्वेता अपने करियर पर ध्यान दे रही थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की वजह से उसका ज्यादातर समय ऑफिस और काम में ही निकलता था। घर वालों को भी लगता था कि उनकी बेटी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद किस्मत ने इस परिवार के लिए कुछ अलग ही लिख रखा था। इसी दौरान श्वेता की मुलाकात केनेथ नाम के एक युवक से हुई। शुरुआत के दिनों में ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते भर थे। फिर बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई, और धीरे धीरे यह बातचीत मुलाकातों में बढ़ी, और कुछ ही समय में यह दोस्ती प्यार में बदल गई। पुलिस की जांच के मुताबिक दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। समय के साथ इनका रिश्ता इतना आगे बढ़ा कि दोनों ने एक साथ रहना भी शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ने लगी। पुलिस के मुताबिक श्वेता पर 30 लाख रुपए से ज्यादा का बैंक लोन था। हर महीने उसकी ईएमआई भरनी होती थी, लेकिन कुछ समय बाद किश्तें समय पर जमा नहीं हो पाई। धीरे धीरे बैंक के नोटिस आने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन नोटिसों की जानकारी परिवार तक भी पहुंचने लगी। यहीं से घर का माहौल बदलना शुरू हो गया। इस केस का एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी हम लोगों को नहीं पता है, कि श्वेता ने ये 30 लाख रुपए का लोन आखिर लिया क्यों था और किसके लिए लिया था। पुलिस ने यह तो बताया था कि उस पर भारी बैंक का कर्ज था और ईएमआई के नोटिस घर पहुंचने लगे थे, लेकिन यह रकम आखिर कहां खर्च हुई, इसके बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पर इसी बैंक लोन की वजह से घर का माहौल बदलना शुरू हो गया। माँ बाप को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा लोन लिया क्यों गया था, और अब उसकी भरपाई कैसे होगी। बताया जाता है कि इस बात को लेकर घर में कई बार बहस भी हुई। दूसरी तरफ परिवार श्वेता और केनेथ के रिश्ते से भी खुश नहीं था, क्योंकि श्वेता एक हिंदू लड़की थी और केनेथ एक ईसाई लड़का था, और दोनों लोग लिव इन में रह रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी।
एक तरफ रिश्ते को लेकर नाराजगी तो दूसरी तरफ बढ़ता हुआ आर्थिक दबाव, और इन दोनों के बीच फंसी हुई थी श्वेता। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। घर की चारदीवारी के अंदर हालात धीरे धीरे बदल रहे थे। ऐसा नहीं था कि सब कुछ एक ही दिन में बदल गया। ये तनाव कई दिनों बल्कि कई हफ्तों तक धीरे धीरे बढ़ा। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये छोटे छोटे विवाद एक दिन इतनी बड़ी घटना का कारण बन सकते हैं। और फिर आया दिन 21 जून 2026 का, एक ऐसा दिन जिसने इस परिवार की कहानी पूरी तरह हमेशा के लिए बदल दी। यहीं से उस साजिश की शुरुआत हुई जिसका अंत 3 लोगों की मौत के साथ हुआ। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, बाजार खुले थे और इस परिवार की जिंदगी भी देखने वालों को बिल्कुल सामान्य लग रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस घर के अंदर चल रहा तनाव अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। हुआ क्या था कि एक दिन पहले यानी रविवार 21 जून को श्वेता ने अपनी माँ मुथु लक्ष्मी को अपने फ्लैट पर बुलाया था। माँ फ्लैट पर शाम को अकेले पहुंची थी। थोड़ी देर बाद ही श्वेता ने अपनी माँ से घर में हिस्से की मांग कर दी कि उस पर लोन चल रहा है और घर का हिस्सा बेचकर उसका लोन उतार दिया जाए। इससे माँ और बेटे के बीच में लोन को लेकर एक तीखी बहस शुरू हो गई। साथ ही केनेथ के साथ रिश्ते और कुछ परिवार को लेकर भी बहस शुरू हो गई और दोनों माँ बेटी आपस में बहस करने के बाद अलग अलग कमरे में चले गए। पर यह बहस आम बहस नहीं थी। इस बहस के बाद श्वेता को समझ आ गया था कि उसको घर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा और लोन भी नहीं उतर पाएगा। इससे थोड़ी देर बाद ही श्वेता और केनेथ ने मुथु लक्ष्मी को मारने का प्लान बना लिया था। थोड़ी देर बाद फिर से श्वेता ने अपनी माँ से आखिरी बार प्रॉपर्टी में अपना शेयर लेने की बात को उठाया, पर माँ के फिर से मना करने के बाद श्वेता और केनेथ ने मिलकर मुथु लक्ष्मी के ऊपर धारदार चाकू से वार किया और उनको कई बार चाकू से घायल किया गया। खून काफी बह जाने की वजह से मुथु लक्ष्मी ने उसी समय दम तोड़ दिया था। इसके बाद दोनों लोग प्लान करने लगे कि लाश को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए। दोनों लोग रात में ही सूटकेस लेने के लिए निकले और सूटकेस लाते वक्त सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए। पर मुथु लक्ष्मी की लाश को उन्होंने अगले दिन ठिकाने लगाने का प्लान किया था। लेकिन कहानी ने यहीं से एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब अगला दिन हुआ। शाम को लगभग 7:30 बजे पिता सोमा सुंदर और छोटी बहन सुप्रिया श्वेता के फ्लैट पर पहुंच गए। पुलिस के अनुसार वे मुथु लक्ष्मी के बारे में पूछने आए थे, क्योंकि पिछली शाम से वह घर नहीं लौटी थी और फोन पर भी बात नहीं हो पा रही थी। यहीं से पहले बनाई गई कथित योजना पूरी तरह बदल गई। आगे जो हुआ उसने पूरे मामले को एक ट्रिपल मर्डर केस में बदल दिया। अब श्वेता को पता चल गया था कि वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि उसकी माँ की लाश भी घर में उसके पिता ने देख ली थी। और फिर बचने के लिए श्वेता ने अपने पिता और छोटी बहन को भी इस घटना का शिकार बना दिया। पहले अपनी छोटी बहन के ऊपर हमला किया और उसने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिर पिता पर भी हमला किया गया और कई बार चाकू के उन पर भी करे गए। पर गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सोमा सुंदर किसी तरह फ्लैट से बाहर निकलने में सफल रहे। वे अपार्टमेंट के मुख्य गेट की ओर भागे और आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगी, और वहीं मदद मांगते मांगते वे कुछ देर आगे चलकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। दूसरी तरफ 3 कत्ल करने के बाद श्वेता और केनेथ घर से फरार हो गए। अब इधर फ्लैट के अंदर सन्नाटा था और बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दे रहे थे। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे अपार्टमेंट को घेर लिया गया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। हर कमरे की बारीकी से जांच शुरू हुई और यहीं से शुरू हुई सच की तलाश, जिसने आने वाले दिनों में पूरे देश का ध्यान इस केस की ओर खींच लिया। हर कमरे की तस्वीरें ली गई, फिंगरप्रिंट जुटाए गए, खून के नमूने इकट्ठे किए गए और घर के अंदर मौजूद छोटी बड़ी चीज को सबूत की तरह देखा जाने लगा। शुरुआती जांच में पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी एक बात ने दी। घर में जबरन घुसने का कोई भी साफ निशान नहीं मिले थे। दरवाजा टूटा हुआ नहीं था, अलमारी भी लुटी हुई नहीं थी। अगर यह लूटपाट नहीं थी तो फिर सवाल सिर्फ एक बचता था, जिसने यह सब किया वह परिवार को पहले से जानता था।
यहीं से पुलिस की जांच ने एक बिल्कुल नई दिशा पकड़ ली। अब पुलिस बाहर किसी अजनबी को नहीं बल्कि परिवार के सबसे करीबी लोगों को ध्यान से देखना शुरू कर चुकी थी। तभी लोगों से पूछताछ करने के दौरान अधिकारियों का ध्यान एक बात पर गया जिसने उनके शक को और गहरा कर दिया कि घर की बड़ी बेटी श्वेता और उसका बॉयफ्रेंड केनेथ दोनों ने ही घटना के बाद किसी से संपर्क नहीं किया और वे फ्लैट में भी नहीं थे। जैसे कि ये फ्लैट श्वेता और केनेथ के नाम पर था और दोनों ही फ्लैट से फरार थे। दोनों ही घटना के बाद किसी के साथ संपर्क में नहीं थे। पुलिस ने दोनों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। यहीं से जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। अब पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच शुरू कर दी। साथ ही आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जाने लगी। घंटों की रिकॉर्डिंग देखी गई। आने जाने वाले की पहचान करने की कोशिश करी गई। इसी बीच पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिनके आधार पर श्वेता और केनेथ दोनों पर शक और मजबूत होता चला गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बना दी। अब यह मामला सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं रहा था। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक अलर्ट जारी कर दिया गया था। इधर पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही थी और उधर हर बीतते घंटे के साथ यह मामला मीडिया की सुर्खियां बनता जा रहा था। लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर श्वेता और केनेथ दोनों निर्दोष हैं तो वे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वो डर गए हैं या फिर वे सचमुच पुलिस से बचकर भाग रहे थे? इन्हीं सवालों के बीच पुलिस को एक अहम इनपुट मिला। तकनीकी जांच और सुरागों के आधार पर पता चला कि दोनों बेंगलुरु में नहीं थे। जांच आगे बढ़ी और सुराग पुलिस को सैकड़ों किलोमीटर दूर पुडुचेरी तक ले गया। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, दोनों को जल्द से जल्द हिरासत में लेना, क्योंकि अधिकारियों का मानना था कि इस केस की सबसे बड़ी गुत्थी का जवाब सिर्फ श्वेता और केनेथ के पास ही था। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार पुलिस ने दोनों को पुडुचेरी से हिरासत में ले लिया। पुडुचेरी से गिरफ्तारी के बाद श्वेता और केनेथ को वापस बेंगलुरु लाया गया। अब इस केस का सबसे अहम चरण शुरू होने वाला था, पूछताछ। अब पुलिस के सामने एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक बेटी ने अपने ही माता पिता और छोटी बहन की हत्या कर दी? शुरुआत में पूछताछ आसान नहीं थी। पुलिस के मुताबिक दोनों से घंटों सवाल किए गए। उनकी बातों का मिलान मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों से किया जाने लगा। जितना जांच आगे बढ़ रही थी उतना ही इस केस की तस्वीर साफ होती जा रही थी। पुलिस की जांच में एक बड़ी बात सामने आई। श्वेता पर 30 लाख रुपए से ज्यादा का बैंक लोन था। बताया गया कि कई महीनों से ईएमआई समय पर नहीं जा रही थी। बैंक की तरफ से लगातार नोटिस भेजे जा रहे थे और उन नोटिसों की जानकारी उसके परिवार तक भी पहुंच चुकी थी। यहीं से घर का माहौल बदलने लगा था। माता पिता चाहते थे कि श्वेता पहले अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले और दूसरी तरफ वे केनेथ से उसका रिश्ता भी नहीं रखना चाहते थे। यानी एक तरफ रिश्ते को लेकर के विरोध और दूसरी तरफ लगातार बढ़ता आर्थिक दबाव। पुलिस का यही मानना है कि तनाव इतना बढ़ गया कि हालात बेहद खराब हो गए। हालांकि जांच यहीं खत्म नहीं हुई। अधिकारियों के मन में अभी भी कई सवाल थे। अगर यह सब अचानक गुस्से में हुआ था तो फिर घटना के बाद दोनों सीधे पुडुचेरी क्यों चले गए थे? अगर वे निर्दोष थे तो पुलिस को संपर्क क्यों नहीं किया? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड और डिजिटल गतिविधियों की गहराई से जांच शुरू करी। जांच के दौरान पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिन्हें अधिकारियों ने इस केस की अहम कड़ियां माना। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने अपनी चार्जशीट तैयार करनी शुरू की। लेकिन जैसे ही लोगों को इस केस की कहानी पता चलने लगी, पूरे बेंगलुरु में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या सचमुच एक बेटी अपने ही परिवार की जान ले सकती है? बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर केस सिर्फ 3 लोगों के मौत की कहानी नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या बढ़ता हुआ आर्थिक दबाव, क्या रिश्तों को लेकर परिवार के भीतर चल रहा तनाव, या फिर कुछ और? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने एक सामान्य से दिखने वाले परिवार को इस अंजाम तक पहुंचा दिया था? पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर कई दावे किए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, सबूत जुटाए गए,
और मामला अदालत तक पहुंच चुका है। इसलिए इस केस का आखिरी सच क्या है और उस रात वास्तव में क्या हुआ था, इन सवालों का अंतिम जवाब अदालत की सुनवाई और उसके फैसले से ही मिलेगा। कई बार बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखने वाली जिंदगी के भीतर ऐसे तनाव पल रहे होते हैं जिनका अंदाजा आसपास के लोगों को भी नहीं होता है। आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में पुलिस की जांच पूरी सच्चाई को सामने ले आई है या अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित गहराई से रिसर्च की गई और बिना सनसनी फैलाए पेश की गई ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर आपसे मिलूंगी और एक ऐसे ही मामले के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्ते।